हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं उनके मन में अवश्य आ गई और इसके पीछे कुछ कारण और भी रहे हैं। अधिकांशतः जिन जिन संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं, शिक्षक संगठन बने हुए हैं अपने राजस्थान में शिक्षकों के, उन लोगों में से कुछ संगठनों ने एक भावना शिक्षकों में पैदा कर दी कि वो केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया पूरे शिक्षक समाज में कि जो ट्रांसफर के लिए जो संगठन नहीं बोलता है या उसके साथ में कोई अन्य मांग रखता है, चाहे भले ही वो सारे शिक्षकों के लिए उससे महत्वपूर्ण मांग हो ट्रांसफर से, लेकिन उसके बावजूद उस मांग को साथ रखते शिक्षक इस कदर नाराज होते हैं कि नहीं, ये तो शिक्षक हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भावना पनपी, ये भावना पहले हमारे अंदर भी थी, क्योंकि हम इस शिक्षक संगठन के साथ में कभी हम बैठ के इतनी लंबी हमारी चर्चाएं नहीं हुई थी और जो हम भी अकेला चलो की नीति पर हमने भी काफी बार आंदोलन भी किए और भी संघर्ष किया, क्योंकि हम संगठन की नीतियों को अच्छे से कभी समझने का हमें मौका ही नहीं मिला। इस संगठन के साथ में हमारी लंबी वार्ताएं कभी हुई नहीं। जब हम इनके संपर्क में आए, हम इन लोगों के साथ में बैठे उठे, हमारी इनके साथ में वार्ताएं हुई, तब हमें समझ में आया कि सारी चीज़ें वस्तु स्थिति क्या है और किस प्रकार से ट्रांसफर ही नहीं जो अन्य चीज़ें हैं वो भी शिक्षक हित में अनिवार्य हैं और वो चीज़ें स्थानांतरण के साथ में जुड़ी हुई। इसलिए लगभग जो 2012 या 12 के बाद में जो शिक्षक लगे हुए हैं वो लगातार शिक्षक संगठनों से दूर होते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी रहा है कि शिक्षक संगठनों ने उनसे वार्ता नहीं की है। मुझे लगता है हालांकि संगठन समय समय पर अपने सम्मेलन करवाते हैं, उनमें शिक्षक नहीं आते हैं, ये शिक्षकों की कमजोरी है, संगठनों की कमजोरी नहीं। लेकिन इसके लिए अगर शिक्षक नहीं आ रहे थे तो संगठनों को इस पर कोई न कोई कार्य योजना बनानी चाहिए थी कि इस प्रकार की कोई कार्य योजनाएं बनाते कि जैसे हमारे हर जिला स्तर पर FLN की ट्रेनिंग होती है या अन्य प्रकार की ट्रेनिंग होती रहती है शिक्षकों की, तो उसमें संगठन के व्यक्ति जाके और वो संगठन के क्या मूल्य हैं, क्या नीतियां हैं और संगठन किस प्रकार से शिक्षकों के हितों के लिए कार्य करते हैं, ये बात उन लोगों को समझाते तो वो जो नए शिक्षक लगे थे उनके ये बात समझ में आती कि हाँ, संगठन हमारे लिए अनिवार्य है। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर खोल कर देखते हैं, फेसबुक पर खोल कर देखते हैं, आजकल शिक्षक उसी पे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो नए शिक्षक लगे हुए वो, तो उस पर वो हमेशा सरकार की बुराई कम करते हैं और संगठनों की बुराई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि संगठनों और शिक्षकों के बीच में एक गैप आ गया। उस गैप को हमें काटना है। मैं बड़े भाई साहब माली जी, उपेंद्र जी, विनोद जी सब बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जब भी ऐसी ट्रेनिंग हो, उन ट्रेनिंग सेशन में अपने संगठन के लोग वहाँ जाएं, जो नेतृत्व करता है, जो अच्छे वक्ता है, वो वहाँ जाएं और शिक्षकों को ये बात समझाएं कि ये संगठन आपके हित में इस प्रकार से पहले ये कार्य किए हैं और आगे आप संगठन से जुड़े रहोगे तो ये कार्य संगठन कर रहा है, बिना आपके संगठन नहीं है। संगठन शिक्षकों से मिलकर बनता है, किसी नाम या लेटरपेड से संगठन नहीं बनता है। तो ये बात शिक्षकों को जाकर समझानी पड़ेगी हमें वहाँ जाकर। दूसरा, इस आंदोलन में जो निराशा लोगों में इस आंदोलन के समय में अब वर्तमान में जो देखने को मिल रही है, वो स्थानांतरण लगातार प्रयास करने के बाद में भी खुले नहीं। हालांकि मुखिया जी इस मुद्दे पर बोले, ये संगठन की सफलता है कि इस मुद्दे को हम मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने में कामयाब हुए, लेकिन सफलता तभी मानी जाएगी जब स्थानांतरण खुल जाएंगे और स्थानांतरण खुलने के लिए जरूरी है कि शिक्षक मैदान में उतरे। शिक्षक मैदान में इसके लिए जरूरी है कि वो संगठन से जुड़े और हमारी भावनाओं को समझे। तो हमें कोई ऐसी कार्य योजना या निकट भविष्य में चुनाव है, उसके बाद में हमें कोई ऐसी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, या तो हम कोई 5 या 7 पेज की कोई छोटी बुकलेट छपवाएं जिसमें संगठन के रीति नीति विचार ये छपवाएं, साथ में उसमें ये भी शिक्षकों को समझाने का प्रयास करें कि संगठन में शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है, और वो बुकलेट हम प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाएं। अपने अपनी की जिम्मेदारी देकर हम प्रत्येक शिक्षक तक वो बुकलेट पहुंचाएं कि वो 5-7 में ज़्यादा मोटी होगी तो उसको शिक्षक पढ़ेंगे नहीं, कि उसको शिक्षक पढ़कर ये महसूस करें कि संगठन क्यों आवश्यक है और संगठन के साथ में जुड़ना क्यों आवश्यक है। अगर संगठन के साथ नहीं जुड़े तो आपकी नौकरी, आपके बच्चों का भविष्य, सब कुछ अंधकार है। इसलिए हमें कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरी, हम ऐसी योजनाएं बना सकते हैं कि एक साथ जिलों में नहीं जाकर हमें महीने भर का प्रोग्राम बनाना चाहिए कि एक दिन पूरे दिन उसी जिले में 10 या 5 जगह पर अलग अलग मीटिंग करवाएं। प्रत्येक जो ब्लॉक मुख्यालय उस पर एक मीटिंग करवाएं। दोबारा से हम आंदोलन खड़ा करें।
उसके लिए जैसे बाड़मेर में जाए तो पूरे 2 दिन लगे, तो 2 दिन यहाँ के नेतृत्व है और हमारे जो सक्रिय साथी हैं वो वहाँ मौजूद रहे। फिर जहाँ दूसरे जिले में जैसे झालावाड़ जाए तो वहाँ 1 दिन लगे, तो 1 दिन हम साथ जाएँ 3 या 4 लोग जितने भी हैं। इसके लिए तत्व संघर्ष समिति उसके पास में आर्थिक अभाव है, लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मेरे पास गाड़ी में आप लोग जहाँ भी राजस्थान में जाएंगे 30 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, मैं मेरी गाड़ी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, मैं साथ चलूंगा। उसके लिए तेल भरवाएंगे, वो हम सब आपस में मिल बांट कर देंगे। लेकिन इस स्थानांतरण के मुद्दे को एक बार बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में अपने को खड़ा करना होगा। और स्थानांतरण के मुद्दे को ही नहीं, सरकार हर मुद्दे पर अब वापस से मुंह फेर रही है। हर मुद्दे की उसने घोषणा की, जैसे आरटीएचएस दिया, हमने सरकार को उसके लिए खूब बात धन्यवाद दिया, लेकिन आज उस आरटीएचएस में इतनी खामियां सामने आ रही है कि 1000 रुपए से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई छोटी सी बड़ी बीमारी हो जाती है, उसके एक दिन में 1000 रुपए से ज्यादा की दवाई आती है, वो उसके लिए बीच में बैरियर डाल रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसको वेरीफाई करवाना होगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ सरकारी डॉक्टर नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षकों के सामने, हमने समस्याएं की 6 डिग्री स्टार्टिंग जो पैटर्न है उसकी समस्या है, जो ओपीएस है उसकी समस्या है। ओपीएस पूरी तरह से लागू हुआ ही नहीं है, उससे पहले हमने सरकार को कई बार धन्यवाद दे दिया, देते रहेंगे, लेकिन इस ओपीएस को भी पूरी तरह से लागू किया जाए। लोगों के जीपीएफ नंबर तक अभी तक जारी नहीं हुए, तो ये भी अभी तक बीच में लटक रहा है। इसलिए शिक्षकों के हितों के लिए संगठन कैसे कार्य करता है, उसकी रीति क्या है। मैं ये संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महोदय हैं, महामंत्री जी हैं, जिलाध्यक्ष महोदय, सारे जो बड़े लोग हैं संगठन से जुड़े हुए, वो सारे यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में एक बड़ी कार्य योजनाएं बनाएं और चुनाव के बाद में हम क्यों ना एक बार प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में जाए, प्रत्येक जिले को छुएं और प्रत्येक शिक्षक को हम छूने का प्रयास करें, प्रत्येक शिक्षक के पास जाकर उसको ये समझाने का प्रयास करें हम कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार से हम शिक्षक साथियों के सहयोग से ही अगर एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी उसके बाद में, और उस आंदोलन में हम वास्तव में अपना जन सैलाब जुटाने में कामयाब रहते हैं, तो आने वाली सरकार चाहे वो बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, सरकारें सब एक है, ये एक ही थैली के चक्के करते हैं, ये हमेशा कर्मचारी विरोधी रहेंगे और कर्मचारी विरोधी ही कार्य करते रहेंगे। सारी सरकारें एक हैं, सरकारों के नाक में नकेल डालने के लिए हमें सबसे पहले संगठन को मजबूत बनाना होगा। जब तक संगठन कमजोर रहेंगे, प्रत्येक शिक्षक कमजोर है, हम सारे के सारे कमजोर हैं। इसलिए जितना समय अपने को मिल रहा है चुनाव के बाद में, आंदोलन से पहले उसका सदुपयोग इस रूप में करें कि पहले संगठन को मजबूत बनाएं, उसका जनाधार बनाएं और उसके बाद में हम आंदोलन की घोषणा करें, ब्लॉक स्तर पर जाएं और स्थानांतरण के जो अन्य मुद्दे हैं उनके लिए एक जनसैलाब तैयार करके हम राजधानी में या कहीं भी बड़े आंदोलन की घोषणा करें, तब ये संभव हो पाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने जिस प्रकार से स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में सहयोग किया, पिछले 1 साल से लगातार इस मुद्दे को लाइमलाइट में रखा है और पुरजोर तरीके से हर मंच पे उठाया, इसके लिए हम तहे दिल से इनके आभारी हैं और हमेशा इनके साथ में जुड़े रहेंगे और आभारी रहेंगे। और हमें आशा की किरण एक इसी संगठन में ये नजर आती है कि आने वाले समय में यही संगठन है जो इस मुद्दे को हल करवा सकता है, इसी मुद्दे को नहीं, दूसरे जो मुद्दे हैं उनको भी ये संगठन हल करवा सकता है। तो मैं संगठन के पुरोधाओं से पुनः निवेदन करूंगा कि वे एक बार एक अच्छी कार्य योजनाएं बनाकर दोबारा से आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास करें। जैसे कि संघर्ष समिति के प्रत्येक संयोजक भाई साहब ने बताया कि ये बीज बचा कर रखना है, तो ये ऊर्जा हमें बचा कर रखनी है और इस ऊर्जा का सदुपयोग आने वाले समय में फिर से दोबारा से इस आंदोलन को बड़े रूप में खड़ा करने के लिए लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों से हम लगातार जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जिस एनईपी के सवाल को लेकर चल रहे हैं, जिस ट्रांसफर और ईपीसी के सवाल को लेकर संघर्षरत हैं, जिस गैर शैक्षणिक कार्यों के सवाल को लेकर संघर्षरत हैं, उनके क्या रिजल्ट आने वाले हैं, ये आम शिक्षक तक हम पहुँचाने में
सफल हुए हैं कमोबेश, और हमारी लीडरशिप में भी निश्चित रूप से निखार आया है। क्योंकि जब तक लीडरशिप में मुद्दों की समझ का निखार नहीं आएगा, आम शिक्षक तक वो बात नहीं पहुँचेगी। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हमारे शिक्षकों की लीडरशिप में, हमारे शिक्षकों में समझ बनी है, और ये तय है कि एक बड़ी लीडरशिप हमारे पास में आएगी तो हम सब मिलकर पूरे प्रदेश में एक इस प्रकार का सैलाब बढ़ाने में सफल हो जाएंगे कि शिक्षकों की एकता भी बढ़ेगी, और जो शिक्षक ने संघर्ष करना छोड़ दिया है वो संघर्ष के मैदान में भी आएगा। क्योंकि जब खतरा दिखेगा तभी मैदान में शिक्षक आएगा, जब खतरा नहीं दिखेगा। क्योंकि ये 3-4 दशक सुविधाओं के दशक रहे हैं, इनमें हमारे जो पुरखों ने संघर्ष किए थे उन संघर्षों को हमने भुलाया है, उन संघर्षों के बलबूते पर सरकारों में भय कायम रहा है। अब वो सरकारों का भी भय धीरे धीरे दूर हो रहा है, और शिक्षक ने संघर्ष करना छोड़ दिया, और समस्याएं भी इस 2-3 दशक में थोड़ी कमी आई। लेकिन अब ये मान लो समस्याओं का दौर शुरू हो गया है, और 2024 से हमें इतने संघर्ष करने पड़ेंगे जितने हमारे 90 के दशक में हमारे पूर्वताओं ने 80 और 90 के दशक में बड़े संघर्ष करके अपनी कुर्बानियां देकर जो आज सुविधाएं हम भोग रहे हैं उन लोगों ने उस समय हासिल की थी। और आज हम उन सुविधाओं को जो हमें सौंप कर गए थे उनको हम बचाने में भी विफल हो रहे हैं। इसलिए इन सुविधाओं को बचाने के लिए हमें संघर्ष के मैदान में आना पड़ेगा। ये संघर्ष आम शिक्षक के दिल में हम बैठाने में सफल हों, किस प्रकार की कार्य योजना बनाकर हम चुनाव के बाद में फिर निकलेंगे। अब मैं हमारे संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री महावीर जी सियार से करना चाहूँगा कि आप आए। निश्चित रूप से एक मोड़ पे आ चुका है। संघर्ष में चल रहे थे, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के परिणाम भी दिख रहे हैं कि आएंगे, और कई चीज़ों में हम बड़े सफल हुए। जिन मुद्दों को लेकर के अभी जो लोग भी हमारे सामने ट्रांसफर जैसे इसी काम का मुद्दा है, इन दोनों मुद्दों में ये बात क्लियर होगी कि सरकार तक और सीएम तक और सब तक ये पहुँचाने में कामयाब होगी कि ये मुद्दे हैं जिनका समाधान करना पड़ेगा। और दूसरा जो हमें बड़ी सफलता मिली वो ये मिली कि न केवल सरकार बल्कि हमारे बीच में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षक संगठन भी जिन मुद्दों पे हमारे खिलाफ खड़े थे, खासकर जैसे गैर शैक्षिक काम में बीएलओ के बहिष्कार का मामला, तो ये सीकर के साथ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ओपन की दूसरे संगठन हमारे खिलाफ। आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो हमारे खिलाफ थे वो आज हमारे साथ आने के लिए मजबूर हो। वो हर जगह ये कह रहे हैं कि हम भी बीएलओ का बहिष्कार का समर्थन करते हैं, जैसे सीखा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जैसा बाबू जी ने बताया, तो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने नई शिक्षा नीति। हम इसके खिलाफ में लड़ाई करने की जब सोच रहे थे, उससे पहले शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान में एक बड़ा अभियान चला चुका था कि ये नीति बहुत अच्छी नीति है, और ये राष्ट्र तो हमारे जो पता नहीं क्या उसके पीछे का ये करेंगे वो करेंगे, इसका इम्प्लीमेंट किया था। तो जानते हैं कि आम शिक्षक तक जब जिस तरह की बात पहुँचती है वो उसको मार देता। और जब हमने कैंपेन शुरू किया तो जगह जगह हमें विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने सवाल भी किए कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। तो जब हमने सिंपल से सवाल पूछे क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे समझ में ये मुद्दे हैं, क्या इससे आप सहमत हैं, तब उनके पास जवाब नहीं था। और आज स्थिति ये होगी कि वो कहीं विरोध करने, हमारा विरोध करने की स्थिति मिलेगी, वो नई शिक्षा नीति के सार्वजनिक रूप से पक्ष करने की स्थिति मिलेगी। ये यहाँ तक हमें बड़ी सफलता मिली है, और ये सफलता इस बात की आगे जो अपना संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से आम शिक्षक का हमें समर्थन मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये कि इस तौर पे हमें क्या करना। तो यहाँ दो स्थिति हमारे सामने है। एक तो ये कि हम अभी चुनाव का इंतजार करें, क्या आचार संहिता लगेगी, चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, चुनाव होगा, फिर एक नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद हम संघर्ष करें। और एक दूसरी स्थिति ये कि हमें संघर्ष कंटिन्यू होगा। साथियों, मेरा इसमें जो आपसे निवेदन, एक
जैसा सब साथियों की भावना है कि हमारी लड़ाई इसके बाद खत्म नहीं होगी, तो चुनाव से हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो मुद्दा है, हमारे इससे क्या फर्क पड़ता है कि सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है, जो होगा उससे बात करेंगे। आज कदा शिक्षा मंत्री है तो कदा से बात कर रहे हैं, पहले गोटासा जी थे उनसे बात कर रहे थे, उससे पहले देवनानी था उससे बात करते थे। जो मंत्री होगा, जो सीएम होगा, हमारा उससे कंसर्न रहेगा उन मुद्दों को। लेकिन संघर्ष का निर्णय ऐसे नहीं हो सकता कि कौन मंत्री है, कौन सरकार है, कौन मुख्यमंत्री, हमारे मुद्दों का मामला है। इसलिए एक चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं सरकार के सामने भी और अपने आप के बीच में भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये तो हमारे बड़े मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, इनके लिए हमारा संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। ये हो सकता है कि आचार संहिता लगी, चुनाव की प्रक्रिया चलती, तब आंदोलन के कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार के सामने सीधी सी बात है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक पीरियड हो सकता है जहाँ आंदोलन के कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ये हम बात बिल्कुल इस बात के लिए हमें निश्चित होना चाहिए, निश्चित करना चाहिए उनको कि जिस दिन भी नई सरकार शपथ लेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसकी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके अगला जो भी अवकाश आएगा उस दिन हम बैठेंगे और ये जो हमारा मुद्दा है, जो ट्रांसफर में अभी कुछ ट्रांसफर होंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होंगे ऐसे लोगों जो जिनका कोई बहुत बड़ी समस्या है या जिनका कोई आमदनी का कोई बहुत बड़े जॉब भी होते हैं, कुछ ट्रांसफर होंगे, लेकिन कोई इतने बड़े ट्रांसफर नहीं जिन पर हम कोई चर्चा करेंगे कि हमारे को सफलता मिलती है, हो गया वो हो गया, तो नाम मात्र के ट्रांसफर। इसलिए ट्रांसफर का मुद्दा हम इस बार, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि सरकार के गठन के बाद हम कहते हैं कोई सरकार बनी है, कुछ समय को फिर अपने देखेंगे, उसके बाद अभी सरकार नहीं होगा, ये भी आप विरोध करने लगे। पर ये क्योंकि हमारा आंदोलन चल रहा है और उसका वैसा समाधान नहीं निकला जैसा हम चाहते हैं, तो सरकार जो भी बने, मुख्यमंत्री जो भी बने, हम सरकार गठन के तुरंत बाद अपनी बैठक करेंगे और आगे के आंदोलन का आंदोलन बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से जैसे अब किया तब भी करेंगे। और एक गुजारिश करी नौजवान साथियों से बोल रहे कि लड़ाई कभी शॉर्टकट का नहीं होता है। लड़ाई जब भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो हमारी इस भावना का जो चालाक लोग हैं वो समझते हैं, वो उसका इस्तेमाल करके हमारे आंदोलन को क्रैश करते हैं। इसलिए लड़ाई ये हमारे हम तजुर्बे से कह रहे हैं, अपना संगठन इसीलिए इसमें सफल होता है कि हम जो योजना बनाते हैं उसमें डावाडोल नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज ये हो गया, अपना किसी ने कह दिया ये हो जाएगा तुरंत ये कर दो, इसमें ये टेंशन नहीं। हमने लंबे लंबे आंदोलन किए, हमने इस 2 सत्र के अंदर भी पूरे राजस्थान का अगर 2 बार 3 बार हम दौरा कर चुके हैं हमारे साथियों में, तो लंबी योजना के तहत क्या हमें पता था कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि लोगों को पता नहीं। इसलिए हमने पहले तय किया कि हमें लंबी लड़ाई करनी, और उसका परिणाम आज ये है कि आज राजस्थान का शिक्षक उस नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। अब हमें कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वैसे ही नई सरकार गठन के बाद में हमें ये भी पता है कि सरकार गठन होते ही उनके दिमाग में कोई चिंता नहीं होती, तो 5 साल बीतेगा, 5 साल में भी बहुत टाइम है, तो उससे थोड़ी अब जितना आसान था लड़ाई करके जीतना, उससे थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर लंबी योजना से हम लड़ेंगे कि हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक जीतनी जाएगी और उसमें कहीं डावाडोल नहीं होगी, तो निश्चित है कि सरकार गठन के 4-6 महीने के अंदर हम सरकार को झुकाएंगे और हमारे तमाम लोगों की ट्रांसफर एक पॉलिसी के तहत होने में सफल होंगे। पॉलिसी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिना पॉलिसी के न्याय हो नहीं सकता। बिना पॉलिसी के जो अब जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है उनमें से भी कुछ के ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो 20 साल से बैठा है वो वहीं बैठा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिसी को सबके साथ न्याय है। और इस बार जो हमारा आंदोलन में जो वांछित सफलता नहीं हुई, उसका एक कारण ये भी रहा कि हमारे बीच में ऐसे जिन साथियों की समझ नहीं, आज भी चलता है आपको सोशल मीडिया में देखना, तो ये बड़ा आसान होता है कि आप सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो सरकार की किसी एक शब्द को पकड़ के और जो मूल थीम है उससे आपको मालूम है। जैसे सीएम या मंत्री बोले कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो उस पर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, पॉलिसी तब काट देगा काट देगा, पॉलिसी तो पहले काट दो। पॉलिसी जो ट्रांसफर हुए हैं क्या वो पॉलिसी से हुए? नहीं हुए। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हुआ चाहे सेकंड ग्रेड का, उनके साथ भी अन्याय है।
आज भी लोग सबके साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर कोई ट्रांसफर करा के एक जगह अपनी बातचीत जगह आया है तो किसी के टिक भी लगा। हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं, तभी कोई शिक्षा का काम ठीक से चल सकता है। इसलिए निश्चित रूप से ये लड़ाई अभी अपने बाकी है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार के बाद भी लड़ेंगे, सरकार चुनाव से पहले भी। लेकिन दूसरा मेरा आपसे बोलती है कि आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हम ये घोषणा करते कि अब चुनाव आ गया, महीने है, कुछ हो नहीं सकता बाद में। ये ठीक है कि हमारी आशा के अंदर को सबक के साथ ट्रांसफर का मुद्दा है वो नहीं आ पाए, तो हम उस पर फैसला करेंगे। लेकिन आंदोलन का फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं करेंगे। और इसमें मेरा सुझाव ये है कि अब परिस्थिति ऐसी आ गई क्योंकि आज अगर संख्या नहीं आई तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि भी इतना अपने पास टाइम नहीं है कि हम जा करके हर घरों को जिले में मीटिंग करके लोगों को उनको समझाएं फिर देख सकते हैं। अब तो जो अपने आप आएगा, अपने जो सूचना से आएगा वही आएगा। इसलिए ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने आ गई, तो हम उस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। और मेरा इसमें सुझाव ये सकता है कि केवल हम ही नहीं, शिक्षक ही नहीं है जिनके किसी मुद्दे ट्रांसफर के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके अपने ऐसे एक सबके बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक दो मुद्दे हर संगठन ने जैसे अपने चूज किया कि ट्रांसफर का हमारा एक नंबर प्रपोज के बाद में देखेंगे, ट्रांसफर और आदमी करवाएंगे, इसके मुद्दे को प्रमोट रखेंगे। और गैस ऐसी लड़ाई थी तो सरकार से कम और अपने आप से ज़्यादा लड़ाई थी, वहाँ से हमें बहिष्कार करना, हमारी सरकार ने उसको मना बदलता। इसी तरह से दूसरे संगठनों ने भी अपने और मुद्दों को छोड़ करके एक एक दो दो मुद्दे जो उनको लगता है कि ये सरकार अभी कर सकती है उनको लेकर के वो भी लड़ रहे। तो एक प्रयास मुझे लगता है हमको ये करना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, तो वो जो दूसरे संगठन जो एक एक दो दो भी करना चाहते हैं हम उनके साथ भी करें, क्योंकि हमारा ये मुद्दा शामिल करो, हम आपके साथ आएंगे। क्योंकि उनके पास जब संख्या का अभाव रहेगा, सब में निराशा, इसलिए थोड़े थोड़े मिलकर के बड़ी संख्या होती है और उसके माध्यम से भी सरकार के सामने एक बार फिर ये मुद्दा रखें कि हमारा मुद्दा ट्रांसफर है आपका। तो अगर ये आप सब साथियों को सोचे क्योंकि आप फैसला करने वाले हैं जितने भी उनके साथ अपने बातचीत करें, और वो जब भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन बाद में एक तारीख हम जो भी तारीख हमसे तय होता है उनसे बातचीत करके उस तारीख में अपने भी उसमें शामिल हो, क्योंकि उनके जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम प्रमुख नहीं माने, लेकिन मुद्दा वो हमारा भी निकला हम आज ट्रांसफर को प्रमुख मानते हैं। इसी तरह से उनमें भी कोई हो सकता है जिनके हमारे वाला मुद्दा उनको भी ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये 5 7 10 मुद्दे जो भी वो बढ़ेंगे हमें अपना एक मुद्दा है और उस आंदोलन में भागीदारी करें, ताकि एक मौका अपने प्रयास और करें कि सरकार तक हमें अपनी बात पहुँचा पाए। क्योंकि अलग से आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब अपनी कोशिश की। और एक चीज़ अपने सब जानते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर हम संख्या में विवाद भी होते हैं, उसका प्रभाव सरकार नहीं है। जब तक जिसका मुद्दा है वो लोग नहीं आते हैं तब तक सरकारों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। संगठन का काम ये होता है, हमारे जो नीचे तक इकाइयों की काम ये है कि जिनका मुद्दा है उन लोगों तक वो बात लेकर के जाए, उनको आंदोलन में लेके। अभी एक जो दुष्प्रचार है वो एक तो गलत समझ बन गई, तो मुझे बड़ी कई बार हैरानी भी होती है जब बातचीत करते हैं कि ये हाँ आप लीजिए साथ हम आएंगे और आपके संगठन के इतने आ जाएंगे 10 हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन को कौन सा हो। जब जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो अपने आप को अलग मान करके बात करते हैं कि आपके संगठन के कितने आ जाएंगे, हम इतने आ जाएंगे, इसका मतलब आप तो हमसे जैसे मानते ही नहीं, तो फिर दूसरे क्यों आएंगे? जिसका मुद्दा नहीं है वो क्यों आएगा? वो तब आएगा हमारे दोस्त में भी कहीं भी कोई मामला हो, किसी को अगर दर्द होता है और वो अपना दुख रोकता है हमारे साथ, तो दोस्त ही उसके साथ आता है। और अगर वो किसी को नहीं बताए, किसी को तकलीफ है वो किसी को बताए नहीं, तो कोई इसके पास क्यों सही करने आए? इसलिए लड़ना तो उसको पड़ेगा ही, किसी समस्या है उसके साथ संगठन में। तो हमें ये समझ भी मेरे साथ को दुरुस्त करनी कि ये लड़ाई उनकी और हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हम सबकी। संगठन अलग नहीं, संगठन को अगर अलग मान लिया तो आंदोलन कमजोर हो गया, आगे मजबूत। ये हमें समझ विकसित करेंगे। फिलहाल अगर आप सब साथी सहमत हो तो दूसरे संगठनों के साथ जो महासंघ लोग हैं उनसे अपने बातचीत करके एक प्रयास अपने और करके
सरकार में उस बहाने से एक बार फिर बातचीत हो गई, क्योंकि ये तो अब तय हो गया। पहले अपनी एक आशंका ये थी, जिसके हम बार बार प्रयास कर रहे थे सीएम से मीडिया में बताएं कि कितना जरूरी है, वो तो समझने की मांग बहुत गंभीर मुद्दा है, सीएम ने सार्वजनिक बोल दिया। अब केवल ये बताने की बात है कि किसी भी मामले में प्लेटफॉर्म से ये बताएं कि आप ये कर सकते हो, इतने टाइम में भी कर सकते हो, कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगी और इनको रिलीफ मिलेगी तो बाकियों को उम्मीद बनेगी। तो राजनीतिक रूप से आपको फायदा हो सकता है, नहीं राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। हमें ना वोट मांगना है ना आपका विरोध करना है, लोग अपने आप संतुष्ट करते हैं, इसमें अपने पढ़ने की कंपनियों की सरकार को बता सकते हैं कि आप भी ये फायदे हैं। इसलिए एक प्रयास है कि सब साथियों को बच्चे को कहते हैं, इसी हिसाब से सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ, खासकर सीनियर के साथियों का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकाला और इस मुद्दे के लिए आप आए, और उम्मीद है कि हम इस संघर्ष को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है, उसमें ट्रांसफर भी है, उसमें शैक्षिक कार्यों से मुक्ति भी है, उसमें NEP भी है और उसमें पुरानी पेंशन को बचाने का मुद्दा फिर कट रहा है। हम जानते हैं कि अगला जो चुनाव है लोकसभा का, उससे पहले इसलिए उसके बाद में पुरानी पेंशन में बड़ा खतरा है, उससे भी हमें बचाना है। कुछ तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम उसको पता करेंगे। उन तमाम मुद्दों को चिन्हित करते हुए, उनके रिजल्ट को चिन्हित करते हुए हम PO टू PO, अब यहाँ राजस्थान में घूमने की छुट्टी हम PO तक कम्प्लेट पहुँचाते हैं और हमारी 10-15 साल की टीम PO टू PO कम्प्लेट को पहुँचा कर लोगों के बीच में हमारे साथ मिलकर चर्चा करें और ये मुद्दे बढ़ जाएँ। मुद्दे बढ़ जाएँ तो जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ किसी की नहीं होती है, वो सिर्फ अपने सत्ता पे काबिल होने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में उतरेंगी तो जो मुद्दे आम शिक्षक के जेहन में बने हुए हैं, ये मुद्दे सरकार के नुमाइंदों के पास भी पहुंच जाएंगे, ये प्रतिक्रिया उनके पास भी पहुंच जाएगी, तो ये चुनाव घोषणा पत्र में जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रयास भी हमें मैं समझता हूँ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के झूठ का व्यापार हो रहा है। अभी 10-12 दिन पहले विद्यालय में NEP को लेकर एक सेमिनार हो रहा था, कॉलेज एजुकेशन की बड़ी संख्या में लोग थे, स्कूल एजुकेशन के लोग थे और वहाँ के VC ये बोल रहे थे कि ये NEP नहीं है, REP है, ये रियल एजुकेशन पॉलिसी है। 1835 में मेघालय की शिक्षा नीति आई थी, उसके पहले हिंदुस्तान संपूर्ण साक्षर था, कोई अनपढ़ था ही नहीं, और मेघालय की शिक्षा नीति ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये बात एक VC कह रहा है। हमारी पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाली है, इस तमाम पे हमें मंथन करने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों को हमारे शिक्षक तक पहुँचाने की आवश्यकता है। एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम मिल बैठ के एक इस प्रकार की कार्य योजना की 2-3-4 दिन में और एक कंप्लेंट जारी करें, जिसमें हमारे आम शिक्षक तक ये बातें पहुँचें। क्योंकि दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षक ने पढ़ना छोड़ दिया है, तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोनों की स्थिति लाई नहीं पड़ता है। बाकी हमारे जो शिक्षक थे, जो बातें लिखते हैं 4-4-5 उसके लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लेख आते हैं, लेकिन बड़ा दिख रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। न कोई अच्छी किताबें हम पढ़ रहे हैं, न कोई अच्छा साहित्य हमारे पास में आ रहा है, तो जब तक हम इस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम अपडेट नहीं होंगे, तो साथियों निश्चित रूप से हमारी लिए मुद्दों की समझ नहीं होगी, और मुद्दों की समझ नहीं होगी तो संघर्ष का विचार दिमाग में नहीं आएगा, और संघर्ष का विचार दिमाग में नहीं आएगा तो हम सड़क पे नहीं उतर पाएंगे, मैदान में नहीं उतर पाएंगे, मैदान में नहीं उतर पाएंगे, तो सरकारें हमें तानाशाही करेंगी और हम उस तानाशाही